अमीर और गरीब बहू की भूख। मीनाक्षी ने जरा से दहेज के कारण अपने बेटे दुष्यंत की शादी काली बहू राधिका से कर दी। वो एक गरीब परिवार से भी थी, लेकिन फिर भी उसके गरीब माता पिता ने अपनी सालों से जमा की गई जमा पूंजी को मीनाक्षी के हाथों में रख दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। शादी होने के कुछ ही समय में राधा अपने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। एक दिन जब वह पोछा लगा रही थी तो मीनाक्षी फोन चलाते हुए आती है और फिसल जाती है। तभी कहती है, अयो रामा, काली कलूटी अंधी है क्या? सही से साफ सफाई करनी नहीं आती, गिरा दिया ना मुझे, तोड़ दी मेरी कमर। खुश हो गई अब तू? अरे मेरे तो करम फूट गए तुझ जैसी काली बहू घर में जो ले आई। माँ जी माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इसी रास्ते से आ रही हैं और आपका ध्यान भी खुद नहीं था। हाय हाय, देखो तो कैसे जुबान कैंची की तरह चल रही है कल्ला माई की। मीनाक्षी खुद उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तत्पश्चात अपने बेटे के साथ खाना खा लेती है। दुष्यंत ऑफिस चला जाता है। घर की सारी सफाई करने के बाद राधा खाना लेने रसोई में गई थी। उसे वहाँ न कोई रोटी दिखती है न सब्जी, तो वह मीनाक्षी के पास जाकर कहती है, माँ जी मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, मुझे भूख लग रही है, लेकिन अब रसोई में न रोटी है न सब्जी। आपने खा लिया क्या? अरे मुझे क्या तू बुक्कड़ समझती है? घर पर कोई आया था, उसको मैंने सारा खाना दे दिया, मुझे लगा तूने खा लिया होगा। बेचारी कैसे भूख से तड़प कर परेशान हो रही है। असल बात तो ये है कि मैंने रसोई में जाकर सारा खाना कचरे में डाल दिया ताकि ये खाना ना खा पाए। क्या हुआ माँ जी, आप किस सोच में डूब गई? अब अपने लिए क्या खाना बनाऊंगी? 2-4 घंटे बाद शाम का खाना बनाऊंगी तो ही खा लूंगी। ठीक है, शाम को ही खा लेना। शाम होते ही राधा को बहुत भूख लग रही थी। वो जल्दी से खाना बना लेती है। सबके खाना खाने के बाद जब वह खाना खाने जाती है तो चपाती बॉक्स और सब्जी के बर्तन में कोई खाना नहीं बचा था। तभी वो कहती है, ये क्या, अभी भी कुछ खाना नहीं बचा? लगता है सब्जी इतनी ज्यादा अच्छी बनी थी कि माँ जी और वो ही खा गए। अब मैं क्या करूँ? रात को अलग से खाना बनाऊंगी तो माँ जी बोलेंगी। पानी ही पी लेती हूँ, सुबह तक की ही तो बात है। राधा ढेर सारा पानी पीकर कमरे में चली जाती है। उसे भूखा देख मीनाक्षी कहती है, अब आया ना मजा, इस गरीब बहू को तो इतना भूखा मारने का मन है मेरा कि इसकी जुबान चलना बंद हो जाए मेरे सामने। कमरे में आने के बाद उसका पति दुष्यंत खाने की पूछता है तो वो झूठ बोलकर लेट जाती है। खैर, कल से सत्या यहाँ पर रहने आ रहा है, उसके आते ही माँ उसकी शादी करवा देंगी, फिर तुम्हें अकेले खाना खाना नहीं पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि मेरी देवरानी आ जाएगी। ये कहकर पेट दर्द होने के बाद भी राधा सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर घर का सारा काम करने के बाद जब वह फ्रिज में से निकाल कर आम खाने लगती है तो उसे देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे ओ अमावस की काली रात, ये तू कैसे जानवर की तरह खा रही है? कभी खाया नहीं है क्या आम? वैसे तू गरीब है, क्या पता तूने कभी आम भी ना खाए हो अपनी जिंदगी में। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। काली कलूटी कहीं की, देख मैं कितनी अच्छी बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ये कहकर मीनाक्षी चली जाती है। अगले ही दिन सत्या आ जाता है। वो बताता है कि एक अमीर लड़की से वो प्यार करता है। ये सुनते ही मीनाक्षी खुश होकर लालच से अपने बेटे की शादी नताशा नाम की लड़की से कुछ ही हफ्तों में करवा देती है। गृह प्रवेश के बाद उसकी नजर उतार कर कहती है, अरे वाह, देखो तो मेरी नई बहू कितनी गोरी है, बिल्कुल चांद का नूर है इसके चेहरे में। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन ग्रहण लगने के बाद जो आसमान में कालापन छा जाता है, वैसी ही दिखने वाली वो कौन है? अच्छा, ये कलूटन, ओह ये तेरी काली जेठानी है। ओह काली जेठानी, नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। माँ, ये आप नई बहू के सामने कैसी बातें कर रही हैं? कुछ भी नहीं बोला मैंने, जाओ तुम दोनों आराम करो। उसके कहने से नई बहू और सत्या अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सास नताशा बहू को कहती है, अरे मेरी बहू कितनी सुंदर है, तू काली बहू से खैर ये बता तू क्या खाएगी खाने में? माँ जी मुझे पिज्जा, बर्गर, मैंगो जूस और डेजर्ट में कुल्फी खानी है। उस गरीब काली बहू को तो कुछ बनाना नहीं आएगा, उससे बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। अरे ओ राधा, सुन लिया ना तूने, नताशा बहू ने क्या मांगा? ये सब सामान जल्दी से बाजार से लेकर आ। जी माँ जी। ये सुनकर राधा बाजार से खाने पीने का सामान ले आती है और नताशा बड़े आनंद के साथ उन सब चीजों को खाती है। ये देखकर राधा का भी मन करता है और जब वह मांगती है तो मीनाक्षी उसे सुना देती है। वक्त गुजरता है।
मीनाक्षी अपनी गोरी बहू को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि अमीर होने के कारण वह अपनी सास को शॉपिंग करवाती थी, उसे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती थी। लेकिन बदले में मीनाक्षी और नताशा राधा के साथ बुरा बर्ताव करते थे। उसे खाने के लिए कम खाना दिया करते। कुछ ही दिनों में दोनों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। जहां राधा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वहीं नताशा जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। इस बात से खुश होकर मीनाक्षी कहती है, अरे वाह वाह वाह, मेरी गोरी बहू तो 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं बड़ी खुश हूँ। बता बहू, क्या खाएगी तू? माँ जी, मुझे कच्चा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, और गोलगप्पे भी। माँ जी, मुझे कुल्फी खाने का मन कर रहा है, आप मंगवा देंगी? तुझे क्यों खिलाऊं, गरीब कहीं की। तेरे माँ बाप ने ज्यादा दहेज दिया था क्या? चुपचाप बैठ यहाँ, तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जो घर में पड़ा है मूंगफली नमकीन वगैरह खा ले। मेरा भी चटपटा और अच्छा खाना खाने को मन करता है, लेकिन माँ जी मुझे कभी खाने को नहीं देती। पता नहीं वो मुझे हमेशा भूखा मारने पर क्यों रहती हैं। मेरे बच्चे की भी कोई खुशी नहीं है उन्हें। रोती हुई आंखों से वह अपने कमरे में चली जाती है। दोनों बहुओं का 9वां महीना लग जाता है। इस बीच मीनाक्षी नताशा को हर चीज खिलाती है, उसका ध्यान रखती है, लेकिन राधा के साथ वह बुरा बर्ताव करती थी। उससे घर के काम करवाती थी और खाना भी कम दिया करती थी। इन सब बातों से दुष्यंत अनजान था। ऐसे ही एक दिन राधा के पेट में अचानक से दर्द होता है। वो बहुत रोती है, तो सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं रास्ते में नताशा के दर्द भी शुरू हो जाता है। दोनों बहुएं एडमिट थी। तभी डॉक्टर आकर कहता है, देखिए, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज देने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं रहा, क्योंकि इस बीच बच्चे को और माँ को खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिली, जिनसे वो बहुत नाजुक हालत में थी। इसलिए बच्चा भी कमजोर निकला और चल बसा। और आपकी छोटी बहू के दोनों बच्चे अच्छे से हुए हैं। मैं जानता हूँ जब आपकी छोटी बहू को किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई, दोनों बच्चे बहुत हेल्दी हैं, तो बड़ी बहू के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने दोनों का बराबर ख्याल नहीं रखा? अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैंने तो आपको पैसे, फल, मेवे, राधा के लिए सब कुछ ला कर दिया था और कहा था कि आप उसे खिला देना। फिर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर क्यों चला गया? क्या किया है आपने ऐसा? बोलो माँ, बोलो, वरना आज के बाद आप मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ी बहू के साथ शुरू से ही बहुत नाइंसाफी की। मुझे वो पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ज्यादातर भूखा ही रखा। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने गर्भवती समय में भी उसके साथ ऐसा किया। मेरे कारण ये हो गया, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ कहलाने के लायक नहीं हो आप। उन तीनों की ये बात वार्ड में लेटी नताशा सुन लेती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी जिठानी के पास एक बच्चा ले जाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, माँ जी के साथ मिलकर मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अपना एक बच्चा हमेशा के लिए आपको सौंपती हूँ। आपकी सूनी गोद मेरी वजह से हुई है। कहीं ना कहीं तो शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं काली हूँ, गरीब हूँ, इसी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। पर तुम्हें मेरी वजह से अपने बच्चे से दूर होने की जरूरत नहीं है नताशा। माँ जी की वजह से मेरा बच्चा हमेशा के लिए दूर हो गया, कभी नहीं भूलूंगी मैं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए, ये आपका ही है। तभी वहाँ पूरा परिवार आ जाता है। मीनाक्षी अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू माफ कर दे मुझे, मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। जाने दीजिए, जो हुआ हम फिर से एक नए सिरे से शुरू करेंगे। ये सुनकर नताशा अपना बच्चा राधा को सौंप देती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या माँ, किस तरह के रिश्ते लेकर आती हो आप? जब देखो कोई ना कोई नमूना हमारे घर पर आ जाता है। अरे नमूने की बात क्यों कर रही हो? तू जानती भी है वो लोग अच्छे खासे अमीर हैं। मैं नहीं जानती, लड़का जैसा मर्जी हो, लेकिन NRI होना चाहिए। इतना अमीर होना चाहिए कि उसके जितना पैसा किसी के पास ना हो। बेटी तू तो दिन में ही ख्वाब देख रही है, ऐसे लड़के आजकल नहीं मिलते। भूल जा, तुझे इतना अमीर लड़का कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिलेगा माँ? मेरी शादी इस पूरे शहर के सबसे अमीर लड़के से होगी, ये बात मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। ओहो, इस लड़की का तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब देखो अमीर लड़कों की बात करती रहती है। सरस्वती भी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन निधि अपनी सहेली करिश्मा के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। क्या हुआ निधि, आज तेरा मूड बहुत ऑफ लग रहा है? वैसे कल तेरे घर लड़के वाले देखने आए थे, क्या हुआ? रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? अरे तू तो मुझे अच्छे से जानती है, भला मैं किसी भी अरे गहरे से रिश्ता थोड़ी पक्का कर सकती हूँ। मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। अरे पागल,
वो लोग भी तो अमीर ही थे, लेकिन उतने अमीर नहीं थे जितने होने चाहिए। वो ऐसा कहती है कि तभी वहाँ पर एक अयान नाम का लड़का आ जाता है। अयान बहुत ही स्मार्ट और अच्छी बॉडी वाला लड़का था। उसके पीछे पूरा कॉलेज पागल था, लेकिन वो सिर्फ निधि से प्यार करता था। अरे निधि, तुम यहाँ? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे यहाँ तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा देता हूँ। अयान फौरन ही 3 कोल्ड कॉफी मंगवा लेता है। वैसे वो एक खुद अपने हाथों से निधि को देता है। ये लो निधि, मस्त कोल्ड ड्रिंक पीकर खुश हो जाओ, क्योंकि आज तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ अयान, तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पर, और अब तुम आ गए हो तो वो भी पूरी हो गई। वैसे मौका अच्छा है, क्यों ना मैं अपने दिल की बात निधि को बता ही दूं। तुम्हारे दिल की बात मैं कुछ समझी नहीं। अयान अपने पीछे से एक गुलाब निकालता है और निधि को देते हुए कहता है, निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मैं तुम्हें काफी समय से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अयान के मुंह से ऐसा सुनते ही निधि एकदम से कुर्सी से उठ जाती है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे सड़क चाप भिखारी से शादी करूंगी? अरे अपनी औकात देखिए, तुम जैसे भिखारियों के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती और सपने मुझ जैसी अप्सरा के देखते हो। निधि का ऐसा बर्ताव देख करिश्मा कहती है, बस करो निधि, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। उस बेचारे को इंसल्ट मत करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे मुंह से और भी कुछ निकल सकता है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा जरूर होगा। और हाँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने अमीर लड़के से शादी करती हो। अयान निधि को चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निधि के मन में इस चैलेंज को लेकर और भी ज्यादा बातें चलने लगती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इतने अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ कि लोग हैरान रह जाएं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद निधि एक के बाद एक रिश्ता मना करती रहती है, लेकिन तभी उसे बड़े और अमीर घर से रिश्ता आता है। लेकिन लड़का रंग रूप से बहुत काला होता है, लेकिन निधि पैसों के लालच में आकर शादी करने के लिए हाँ कर देती है। शादी के एक दिन पहले निधि की माँ सरस्वती उससे कहती है, बेटी, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और तुम इतने काले लड़के के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताओगी? शादी में उस लड़के के साथ नहीं, बल्कि उसके पैसों के साथ कर रही हूँ, ताकि फिर कभी मुझे गरीबी की तरफ पलटकर देखना ना पड़े। निधि किसी की एक नहीं सुनती और तरुण से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो सोचती है, इतना बड़ा घर है और कितने अमीर लोग हैं, अब तो मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगी। ऊपर से मेरे काले पति के पास इतना पैसा है कि मुझे कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं वाली। निधि ये सब कह ही रही थी कि तभी तरुण वहाँ पर आकर ये सब सुन लेता है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से निधि से कहता है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। तुमने शादी केवल पैसों के लिए की है, ताकि तुम एक आजादी और अमीरी वाली जिंदगी जी सको। ऊपर से तुम्हें मेरे रंग से भी नफरत है। मैंने तो कितने सपने देखे थे तुम्हारे लिए, लेकिन अब सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ऐसा कहते ही तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे ये सब मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? इस काले कलूटे पति को कैसे मनाऊं? निधि ने मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उस दिन के बाद से तरुण का बर्ताव बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो निधि को घर में 4 दीवारी के अंदर बंद कर देता है। उसका आना जाना और उसकी शॉपिंग भी बंद हो जाती है, जिसके चलते एक दिन निधि तरुण से कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे इस घर में कैद कर दिया है। ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना आ सकती हूँ, ऊपर से तुम मुझे पैसे भी नहीं देते हो। तुम्हें ही शौक था एक अमीर NRI के साथ शादी करने का, अब अपने शौक के भुगतान को भुगतो। ऐसा कहकर तरुण कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके बाद निधि कमरे में बैठकर रोने लगती है। ये सब मैंने क्या कर दिया? काश कि मैंने लालच ना किया होता तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। शादी के बाद निधि का काला पति उसे अपने दिल में रत्ती भर भी जगह नहीं देता और हमेशा उसकी इंसल्ट करता रहता है, जिसके चलते बेचारी निधि घुटन में जीने लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। एक दिन उसकी सहेली करिश्मा उससे मिलने आती है। अरे निधि, कितने दिनों बाद देखी हो, और शादी के बाद तुम खुश तो हो ना? अरे तुम्हारा खुश होना तो लाजमी है, इतने बड़े घर में जो गई हो। तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत खुश रखता होगा। करिश्मा की बातें निधि को बिल्कुल जले पर नमक छिड़कने वाली लगती हैं। निधि उसे कुछ नहीं कह पाती और अचानक से रोने लगती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? एक दोस्त होने के नाते
तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। निधि करिश्मा को अपने साथ हो रही सभी चीजें बताती है। तुमने जो गलती करनी थी कर दी, लेकिन अब अपने काले पति को अपनाओ, क्योंकि काला गोरा कुछ नहीं होता। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे पति इतना काला है कि मेरा मन उसके पास जाने का भी नहीं करता, और तुम कहती हो कि उससे प्यार करना चाहिए। देखो निधि, दो ही रंग बनाए गए हैं, काला और गोरा, लेकिन हर किसी के अंदर अच्छाई नहीं होती। तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन इस बात को लेकर कि तुमने उससे शादी केवल पैसों के लिए ही की है। वह तुम्हारे करीब नहीं आता और तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझता, इसलिए अब तुम्हें उसका प्यार जीतना होगा। सही कहा तुमने, मैंने उनके काले रंग का बहुत अपमान किया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं अपनी गृहस्थी संभालने के लिए वो सब कुछ करूंगी जो मुझे करना चाहिए। करिश्मा के जाने के बाद निधि अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है। चारों तरफ कैंडल्स और रेड कलर की बलून्स लगाती है। जैसे ही शाम को तरुण ऑफिस से वापस अपने कमरे में आता है, वो अपने कमरे की सजावट देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? आज मेरा कमरा इतना सजा क्यों है? तभी निधि तरुण के सामने सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपसे शादी तो कर ली, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आपको आपके कालेपन की वजह से मैंने कितना कुछ कह दिया। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, अगर हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। अपनी इतनी सुंदर पत्नी के मुंह से माफी सुनते हुए देख तरुण का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ भी कर देता है। उस दिन के बाद से निधि तरुण को अपने पति के रूप में अच्छे से स्वीकार कर लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।